नमस्कार। भारत में 7 चरणों में हो रहे चुनावों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार सवालों के घेरों में है, कंट्रोवर्सीज में है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट पर, फिर ईवीएम्स की क्रेडिबिलिटी पर, फिर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के एनफोर्समेंट पर, उसके बाद डिले इन रिलीज ऑफ डेटा ऑफ वोटर टर्नआउट्स और फाइनली टोटल वोट्स पोल्ड के डेटा के रिलीज पर अब कंट्रोवर्सीज बनी हुई है। तो एक तरफ तो जहां 98 करोड़ वोटर्स के लिए 1.5 करोड़ लोग सरकारी कर्मी चुनावी ड्यूटी पर क्लॉक वर्क प्रिसीजन के साथ चुनाव को कंडक्ट करा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और वहीं दूसरी तरफ उसी बॉडी पर बायस्ड होने के या नॉन ट्रांसपेरेंट होने के इल्ज़ाम लगातार लगाए जा रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर में अपनी भूमिका को निभाने में नाकाम दिख रहा है, या ये पूरी इलेक्शन की प्रोसेस की लेजिटिमेसी को कम करने का प्रयास है? जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपको ऐसा कंटेंट और ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस कंट्रोवर्सी के 3 एस्पेक्ट हैं। पहला कि वोटर टर्नआउट परसेंटेज का डेटा रिवाइज हुआ और फाइनल डेटा रिवाइज होकर 11 दिनों बाद आया। इस डिले से एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। दूसरा, जो रिवाइज्ड फिगर आया वो उसमें वेरिएशन 1 से लेके 6% था। इस रेंज में ये वेरिएशन हुई। इस वेरिएशन के साइज पे भी कंट्रोवर्सी हुई। और तीसरा, 2019 में टोटल वोट्स पोल्ड का नंबर ईसीआई ने रिलीज किया था, पर इस बार उन्होंने केवल टोटल वोट्स पोल्ड का परसेंटेज रिलीज किया है। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर गॉसिप और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब इन तीनों बातों को जोड़कर शंका और गॉसिप का बाजार गर्म हो गया और यहीं से इस कंट्रोवर्सी ने तूल पकड़ा। सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि रिजल्ट्स को डॉक्टर करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी एक विशेष पार्टी को जिताने का प्रयास किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की भूमिका इसमें संशय के घेरे में है। उन्होंने वही 3 सवाल पूछे कि इतना डिले क्यों हुआ डेटा रिलीज करने में, इतने लार्ज वेरिएशंस क्यों आए और फाइनली इलेक्शन कमीशन टोटल वोट्स पोल्ड का डेटा रिलीज करने को तैयार क्यों नहीं है। एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक जो सिविल सोसाइटी संस्था है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की। इस पिटीशन पे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जवाब देने को कहा तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब में ये कहा कि फॉर्म 17C हर पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। ये डेटा कैंडिडेट्स के पास अवेलेबल है। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे वो सारे 17C को कोलेट करके ये डेटा प्राप्त कर सकते हैं। ये डेटा रिलीज करने से संशय पैदा हो सकता है इसके मैनिपुलेशन से, तो हम इसको इसीलिए रिलीज नहीं कर रहे। लीगली हम बाउंड नहीं है इस डेटा को रिलीज करने के लिए और लगातार हम पर अटैक करके इलेक्टोरल प्रोसेस की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब होने के बाद जयराम रमेश जो है कांग्रेस के, उन्होंने अपना कैलकुलेटर निकाला। उन्होंने देखा कि इनिशियल डेटा जो पोलिंग परसेंटेज का था और फाइनल डेटा जो पोलिंग परसेंटेज का था, 5 चरणों में दोनों के परसेंटेज को अगर एक्चुअल वोट्स में कन्वर्ट किया जाए तो 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर आता है। इसको उन्होंने सारी कंस्टिट्यूएंसी से डिवाइड करके 28,000 वोट्स पर कंस्टिट्यूएंसी में धांधली होने की संभावना बताकर इस पर संशय और मजबूत कर दिया। इसके बाद पूरा नैरेटिव ऑन हो गया। यूट्यूब पे वीडियोज आने लगे, कई सवाल पूछे जाने लगे, किसी ने फैक्ट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं समझी। पर इलेक्शन कमीशन एक प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स से बाउंड एक टेम्पररी बॉडी है जो एसिमुलेट की जाती है सिर्फ चुनाव के समय। यहाँ सारे प्रोसेसेस पहले से ही लिखित हैं। मैंने खुद 4 चुनाव कराए हैं एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन अ पोलिंग बूथ। सारी चीज़ें प्रोसेस बाउंड होती हैं। मैं आपको सारा प्रोसेस अब समझाता हूँ। हर पोलिंग बूथ में एक रजिस्टर होता है जिसमें जैसे ही एक वोटर वोट करने को आता है उसका नाम, उसका जेंडर और सीरियल नंबर तीनों नोट किया जाता है। तो हर 2 घंटे में उस रजिस्टर को चेक किया जाता है। तो कितने वोट पड़ गए देखने के लिए रजिस्टर की आखिरी लाइन पे पड़ा हुआ सीरियल नंबर देखते हैं कि हाँ भाई 130 वोट्स पड़ गए 2 घंटे में। तो ये डेटा हर 2 घंटे में रिलीज किया जाता है। आप जो न्यूज़ में सुनते हो कि 1 बजे तक 47% मतदान हो गया, ये उसी डेटा को कोलेट करके आपको इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है। तो ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने हो रहा होता है। हर पार्टी का पोलिंग बूथ पे
एक पोलिंग एजेंट होता है जिसका काम है ये इंश्योर करना कि उसके कैंडिडेट के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। जब शाम को चुनाव समाप्त हो जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सबकी प्रेजेंस में टोटल नंबर ऑफ वोट्स उसी रजिस्टर से पिक करता है, उसको फॉर्म 17C में एंटर करता है। फिर टोटल नंबर्स ऑफ मेल जिन्होंने वोट दिया है उसको एंटर करता है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल जिन्होंने वोट दिया है उसको एंटर करता है। फिर उस फॉर्म को साइन करता है और उसकी एक एक कॉपी हर पोलिंग एजेंट को दी जाती है। अब सीधे काउंटिंग के दिन यही पोलिंग एजेंट इसी फॉर्म 17C को लेकर आएंगे काउंटिंग ऑफिस में और इस फॉर्म 17C का मिलान मशीन की सील से होगा और फिर काउंटिंग शुरू होगी। तो अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस बहुत रिगरस है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत पार्टिसिपेटिव है। इसमें मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं है। अब जो भी कैंडिडेट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं इलेक्शन में, उनकी किस्मत उस मशीन में कैद हो गई है और वो मशीन अब स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी जाएगी 3 लेयर्ड सिक्योरिटी के पीछे CCTV कैमरास के बीच में। तो उसमें कोई मैनिपुलेशन का सवाल नहीं उठता। अब वोटिंग फिगर्स कितने भी रिवाइज कर दिए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सारी किस्मत उस मशीन में अब कैद हो चुकी है। यही फॉर्म 17C प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को भी देता है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो सारे बूथ्स के 17C के वोट्स पोल्ड को टोटल करके ये नंबर रिलीज कर दे। तो क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी बूथ लेवल मशीन लेवल पे पोलिंग एजेंट्स के पास है, इसको मैनिपुलेट करने की कोई संभावना नहीं बनती। अब आते हैं टर्नआउट परसेंटेज पे। अब टर्नआउट्स रिवाइज क्यों होते हैं? टर्नआउट्स इसलिए रिवाइज होते हैं क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर्स टर्नआउट परसेंटेज देते हैं, तब भी कई बूथ्स पर वोटर्स की कतार लगी होती है, वहाँ वोटिंग चालू होती है। तो जो परसेंटेज वो उस शाम को रिलीज करते हैं उनमें वो 17C फॉर्म शामिल ही नहीं है जहाँ पे वोटिंग अभी चल रही है। इस बार सबसे ज़्यादा रिवीजन आंध्र प्रदेश के नंबर्स में हुआ है क्योंकि यहाँ वोटिंग परसेंटेज अच्छा हाई रहा और लोगों ने देर रात तक वोटिंग की। दूसरा कि जो पोस्टल बैलेट से वोट्स आते हैं वो भी इस फाइनल टर्नआउट परसेंटेज का पार्ट होते हैं और दोनों को मिला के ही फाइनल टर्नआउट परसेंटेज रिलीज किया जाता है। अब हुआ क्या? अब इन दोनों बातों को जोड़कर एक आरोप मढ़ा गया कि भाई टर्नआउट परसेंटेज इसीलिए रिवाइज किए गए हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा वोट्स एक पर्टिकुलर पार्टी को कास्ट कर दिए जाएंगे अलग मशीन्स में और फिर काउंटिंग में उन्हें एडवांटेज दे दिया जाएगा। ये 1 करोड़ वोट बीजेपी के बढ़ा रही है इलेक्शन कमीशन, इसीलिए टोटल वोट्स पोल्ड का डेटा भी इलेक्शन कमीशन छुपा रही है सबसे। जरा सुनिए वीडियोस में। पूरे डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट टोटल वोट्स कास्ट ऑब्वियसली था कि एग्जैक्टली कितने वोट्स डाले गए, ताकि जब वोट्स की गिनती हो तो सब लोग कंफर्म कर पाए, सारी पार्टीज कंफर्म कर पाए कि जितने वोट्स गिरे थे, जितने वोट्स डले थे, उतने की ही कैलकुलेशन हो रही है, उतने की ही काउंटिंग हो रही है, कोई धांधली नहीं हो रही है, कोई ईवीएम की मैल फंक्शनिंग नहीं हो रही है। इसे कहते हैं इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। और अब शायद यही गायब हो रहा है। देखिए क्या हुआ 2024 में। इसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया। 2024 के एग्जैक्ट टर्नआउट डेटा और टोटल वोटर्स पर सीट का डेटा गायब कर दिया गया, और वो भी वेरी इंटरेस्टिंगली कोई भी वजह आज तक नहीं दी गई है। अरे महाप्रभु, पर काउंटिंग का प्रोसेस भी तो समझ लेते कि काउंटिंग के दिन इसी 17C से बूथ नंबर, मशीन नंबर, टोटल वोट्स पोल्ड का मिलान होगा, तभी काउंटिंग मान्य मानी जाएगी। सबके कैंडिडेट्स के प्रेजेंस में, उनके पोलिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में किया जाएगा। तो कहां से आएंगे एक्स्ट्रा मशीन्स? और जिन एक्स्ट्रा मशीन्स में 17C फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है पोलिंग एजेंट्स में, क्या उसकी काउंटिंग कोई मानेगा? खैर, ट्रूथ इज बोरिंग। कंट्रोवर्सी में मसाला होता है, मजा आता है। बिना फैक्ट्स चेक किए डिस्कस करने में लोगों को इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, तो वही चल रहा है। तीसरा मुद्दा डिले का है। सारी कंट्रोवर्सी शुरू यहीं से हुई कि इन्होंने फाइनल टर्नआउट डेटा देने में 11 दिन लगा दिए। जब दूसरा फेज आया तो 3 दिन में डेटा दे दिया, तीसरा फेज आया तो 2 दिन में डेटा दे दिया। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लेथार्जीनेस है, उनका ढीलापन है, और इसी की वजह से ये शंका पैदा हुई। जब एक फेज में 3 दिन में डेटा आ सकता है तो दूसरे फेज में 11 दिन क्यों लगे? बट इस लेजीनेस या लेथार्जी को आप बायसनेस से इक्वेट नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी जितना हो उतना अच्छा। मौका ही क्यों दिया जाए कि सवाल कोई उठा सके? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ट्रस्ट पे टिकी होती है और ट्रस्ट आपको अपने एक्शन से अर्न करना होता है।
जिस डेटा को इलेक्शन कमीशन ने देने से मना कर दिया था और इस पे इतना बवाल मचा, अभी कुछ ही घंटों पहले इलेक्शन कमीशन ने वो डेटा रिलीज कर दिया ताकि कोई आप पर उंगली उठा ही नहीं सके। तो ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। तो अगर आपके बस में है तो आप मैक्सिमम एफर्ट्स लीजिए ना प्रोबिटी और ट्रांसपेरेंसी का। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कंप्लेन जो है फ्रिवलस थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सवाल पूछने का हक इंस्टीट्यूशन से डेमोक्रेसी में सबको है, पर सवालों के पीछे फैक्ट्स भी होने चाहिए। हर वक्त सस्पिशन, डिसरिस्पेक्ट और बायसनेस के लेंस से अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली न्यूट्रल बॉडीज़ को देखेंगे तो ये भी एक सही कल्चर की ओर हम नहीं बढ़ रहे। इन सब में एक पैटर्न देखा जा सकता है। चुनाव के पहले से ही, शुरू से ही इलेक्टोरल प्रोसेस की लेजिटिमेसी को अटैक किया जा रहा है। आप देखिए इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट्स पे इतनी कंट्रोवर्सी हुई। अरे पिछले 75 सालों से यही प्रोसेस है, सरकार ही अपॉइंट करती है इलेक्शन कमिश्नर्स को। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन क्या घुसा दी कि लोगों ने ऐसा बोला कि इसी सरकार ने सब कुछ चेंज किया है, तो उस पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद ईवीएम मशीन्स को लेके कोर्ट चले गए कि ईवीएम्स पे भरोसा नहीं है और ईवीएम्स ऐसी है, तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ऐसे ही बिना किसी तथ्य के केवल सस्पिशन पे, शक पे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप कुछ लेके आइए तभी हम इसको मानेंगे, वीवीपैट को 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये वाली पिटीशन की क्यों डिले किया गया, कितना रिवाइज किया गया, 1 करोड़ एक्स्ट्रा वोट आ गए, 28,000 वोट हर कंस्टिट्यूएंसी में गड़बड़ है, क्या है ये, क्या चल रहा है? तो कोशिश ये है कि पूरे चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक न एक पिटीशन को एक्टिव रखा जाए ताकि डिस्कशंस चलते रहे, हेडलाइंस में ये नैरेटिव आता रहे, ताकि आप हम जैसे कॉमन लोग भी डिस्कस करते रहे। एक बार तो सोचे ही यार पता नहीं कौन सही है, पता नहीं इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है क्या, पता नहीं कि बीजेपी की मनी पावर मसल से सब मैनेज्ड है क्या। ये डाउट सिटीजन के माइंड में आएगा ही। जब ऑपोजिशन चुनाव जीतता है हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, तो आपने एक भी चर्चा सुनी ईवीएम की या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बायस्ड होने की? नहीं ना। तो अगर हार हुई है, जनता ने अगर आपको हार से नवाजा है, तो उसको स्वीकार करने का आपके पास शिष्टाचार भी होना चाहिए। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि 4 जून के आने वाले नतीजे कमोबेश लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं और फिर अब इंतज़ाम किया जा रहा है उस हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन या ईवीएम पर थोपने का, रादर देन उसकी जिम्मेदारी किसी के कंधे पे लेने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका भी इनकॉम्पिटेंट रही है, बायस से ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट भूमिका रही है। क्या इतनी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं समझा सकते थे? क्या अगर ये डिटेल्ड वर्जन मीडिया में आता तो सारे आरोप खुद ब खुद खंडित हो जाते? तो ये इनिशिएटिव लेने से इलेक्शन कमीशन को किसने रोका? डेटा जब वो रिलीज कर ही सकते थे, उनके पास था ही, तो क्यों नहीं रिलीज किया, क्यों मौका दिया? ऑलरेडी जब आपकी इमेज पे दाग लग रहे हैं तो आपको तो एक्स्ट्रा कॉशियस होके एक्स्ट्रा प्रोबिटी डिस्प्ले करनी चाहिए ना। दोनों तरफ से इतनी हेट स्पीच हुई पूरे चुनाव के प्रचार में, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पाइनलेस दिखा। दोनों में से किसी साइड के बड़े नेताओं पे कोई एक्शन नहीं ले पाया, तो इससे भी आपकी इमेज मलाइन हुई, आप कंट्रोवर्सीज का शिकार हुए। इन सारे इश्यूज पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर क्रिटिसिज्म बनता है, सुधार की गुंजाइश है और बेटर स्टैंडर्ड्स वो सेट कर सकते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो सारे लोग जो 1.5 करोड़ लोग मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई भी उठ के कुछ भी बोल दे और कोई भी इल्ज़ाम लगा दे। Processes are very robust, very participative and very transparent. I can tell you from my experience. पर उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी और ऐसे सारे उठते सवालों को जड़ में ही सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालकर उसको वहीं ख़त्म कर देगी और इंडिया की इलेक्टोरल प्रोसेस की लेजिटिमेसी को बरकरार रखेगी। जीते या हारे कोई भी, बट गेम फेयर ना सिर्फ होना चाहिए, फेयर होते हुए दिखना भी चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और हाँ, रिजल्ट आपके पक्ष में आए या आपके विपक्ष में, उसको स्वीकारने का शिष्टाचार भी होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।